Good morning, students. Welcome to the St. Angels online classes. We are working from home. Students, in the last video, we have discussed about ionic bond and lattice enthalpy. Now, our next topic is bond parameters. बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, यानी बॉन्ड्स के अंदर क्या क्या जो मीजरेबल चीज़ें होती हैं उनको मीज़र करना. क्या क्या होती हैं उनमें, जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी, रिजोनेंस और पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स. यानी ये क्या होते हैं, बॉन्ड के पैरामीटर्स होते हैं. बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी, रिजोनेंस और पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स. तो इनमें फर्स्ट आता है क्या, बॉन्ड लेंथ. क्या आता है, बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ क्या होती है, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. यानी अगर हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो उनकी क्या होगी, उनकी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगी. उनके जो न्यूक्लियाई है, जैसे दो एटम लिए मैंने यहाँ पे, इनके जो न्यूक्लियाई होगी, इन न्यूक्लियाई की जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ. इक्विलिब्रियम वर्ड क्यों यूज़ किया हमने यहाँ पे, हमने कहा ना इक्विलिब्रियम डिस्टेंस. इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का मतलब क्या है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि अगर एक मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल के अंदर एटम क्या होते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं. मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं, एटम्स वाइब्रेट करते रहते हैं. तो इनके न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगी, वो क्या होगी, वो भी घटती और बढ़ती रहेगी. वो भी क्या होगी, घटती और बढ़ती रहेगी. इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस. इक्विलिब्रियम डिस्टेंस यानी उनके बीच की जो क्या होगी, वो डिस्टेंस, यानी हम क्या कह सकते हैं, वो डिस्टेंस यानी वो पॉइंट जब उनकी डिस्टेंस ना बढ़ रही है ना घट रही है. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जितनी बढ़ गई उतनी घट गई. यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, यानी ये क्या है, इक्विलिब्रियम वो, यानी क्योंकि वाइब्रेट कर रहे हैं ये, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, इनके बीच की इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ले रहे हैं. द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. और मीज़र कैसे की जाती है, इट इज़ मीजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स और एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स. यानी ये तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से की मेज़र की जाती हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक से. ये टेक्निक्स आप हायर क्लासेस में ही पढ़ेंगे, तो यहाँ पे केवल आपको बस याद रखना है ये. नेक्स्ट, एटॉमिक रेडियस जो होती है वो कंट्रीब्यूट करती है किसमें, बॉन्ड लेंथ में. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक एटम की रेडियस क्या है, अगर हम यहाँ पे देखें बॉन्ड लेंथ, एक एटम की रेडियस कहाँ से कहाँ तक होती है, या हम नीचे देख लेते हैं कैसे. जैसे अगर हमारे पास ये एटम है, तो एक एटम की रेडियस कहाँ से कहाँ तक होती है, उसके न्यूक्लियस से और उसकी क्या आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस. ऐसे ही अगर हमारे पास क्या है, दो बॉन्डेड एटम्स हैं, अगर हमारे पास दो बॉन्डेड एटम्स हैं, तो दोनों बॉन्डेड एटम्स की, यानी एक न्यूक्लियस है उसकी आउटर मोस्ट शेल और दूसरे न्यूक्लियस है उसकी आउटर मोस्ट शेल, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगी, हमारी दोनों न्यूक्लियस की डिस्टेंस आ जाएगी. तो इसलिए जो बॉन्ड लेंथ होती है वो उसमें कौन कंट्रीब्यूट करता है, एटॉमिक रेडियस. इसी के बेस पे बॉन्ड लेंथ जो होती है वो दो तरीके की होती है, कोवेलेंट रेडियस और वैन डर वाल्स रेडियस. कोवेलेंट रेडियस कब होगी, यानी कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, अप्रोक्सीमेट रेडियस होती है. क्योंकि कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है, हम एग्जैक्टली जो हमारी आउटर मोस्ट शेल है उसकी डिस्टेंस नहीं निकाल सकते. क्योंकि हम आगे भी पढ़ेंगे इस चीज़ को कि जब दो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो उनकी जो आउटर मोस्ट शेल है या उनकी जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं. तो हम क्या कहेंगे, आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हम एग्जैक्टली. इसमें क्या होती है, एग्जैक्टली आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस नहीं होती. यानी ये जो कौन सी होती है, कोवेलेंट रेडियस. कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, अप्रोक्सीमेट रेडियस होती है. क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ क्या होती है, अप्रोक्सीमेट रेडियस से मिलती है. यानी कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ क्या होगी, अप्रोक्सीमेट बॉन्ड लेंथ होगी. और कोवेलेंट रेडियस किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ. यानी अगर हमें कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ पता है तो उसका हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगी, कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी. एक जैसे एटम्स के लिए एक जैसे एटम्स में बनते हैं. मेन ऐसे ही क्या है, वैन डर वाल्स बॉन्ड लेंथ. वैन डर वाल्स बॉन्ड लेंथ कब बनेगी, जब उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होगा. यानी अगर दो एटम के बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उनकी बॉन्ड लेंथ को हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ. क्या बोलेंगे हम, कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ. अगर उनके बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं है, वैसे तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता. यहाँ पे तो मेनली क्या निकालेंगे, वैन डर वाल्स रेडियस निकालेंगे. क्या निकालेंगे, वैन डर वाल्स रेडियस. अगर उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है तो उसको तब हम क्या निकालते हैं, वैन डर वाल्स बॉन्ड लेंथ वर्ड यूज़ ना करके हम क्या यूज़ करेंगे, यानी इसके लिए मेनली क्या निकालते हैं, केवल वैन डर वाल्स रेडियाई निकालते हैं. तो क्या होगा, जैसे हम इसका किसका एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे Cl2 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं. किसका, क्लोरीन मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं. क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्या होगा,
तो अगर हम ये एक मॉलिक्यूल है और एक दूसरा मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम है, तो इन दोनों एटम की जो, यानी ये तो दोनों हम क्या कहेंगे, बॉन्डेड एटम्स हैं, क्योंकि ये दोनों एटम कैसे हैं, बॉन्डेड एटम्स हैं, इन दोनों के बीच के में बॉन्ड बना हुआ है। तो इनकी जो न्यूक्लियस की यानी इन दोनों के न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इसकी कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे हम, कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ। और इसका हाफ क्या होगा, कोवेलेंट रेडियाई। क्या होगा इसका, कोवेलेंट रेडियाई। ऐसे ही अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल को देखें, हम इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कोई बॉन्ड तो नहीं है, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या है, बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे, वैन डर वाल बॉन्ड लेंथ। ये और इसका जो हाफ होगा वो क्या होगा, वैन डर वाल रेडियाई, यानी ये क्या होगा, वैन डर वाल रेडियाई। और यहाँ से हम देख भी सकते हैं, क्योंकि वैन डर वाल रेडियाई में क्या होता है, एटम की जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या है, यानी अगर मैं देखूँ इस एटम की आउटर मोस्ट शेल और इस एटम के आउटर मोस्ट शेल, ये दोनों तो ओवरलैप नहीं कर रही हैं, तो इसमें क्या होता है, वैन डर वाल, हम याद रखेंगे क्या, कि वैन डर वाल रेडियाई जो होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू कोवेलेंट रेडियाई। यानी हम क्या कहेंगे, वैन डर वाल रेडियाई इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियाई। यानी एक एटम की वैन डर वाल रेडियाई हमेशा ज़्यादा होती है कोवेलेंट रेडियाई से, क्योंकि कोवेलेंट रेडियाई में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या होती है, ओवरलैप्ड रहती है, जबकि वैन डर वाल रेडियाई में हम आउटर मोस्ट शेल को क्या मानते हैं, आउटर मोस्ट शेल हमारी या आइटम की आउटर मोस्ट शेल ओवरलैप नहीं रहती है, इसलिए जो वैन डर वाल रेडियाई होती है वो रिप्रेजेंट ओवरऑल साइज ऑफ एटम, यानी जो मेन साइज होता है या ओवरऑल साइज जो होता है एटम का वो किससे निकालते हैं, वैन डर वाल रेडियाई से ही निकालते हैं। नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर आता है हमारा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यानी जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनके बीच में, यानी वो जिस ऑर्बिटल में है, जिन दो ऑर्बिटल्स में है, उन ऑर्बिटल्स की जो के बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल। द एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन। एग्जाम्पल जैसे H2O में लेते हैं, H2O के बीच में दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होता है, 104.5 डिग्री। इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, हम डिग्री में एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे अमोनिया में कितना होता है, 107 डिग्री। ऐसे ही CH4 में कितना होगा, 109 डिग्री। ये कैसे निकालते हैं ये भी आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो बॉन्ड पैरामीटर आता है वो क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप between two atoms in a gaseous state. Energy required to break 1 mole of bonds of a particular type between two atoms in a gaseous state. यानी gaseous state में हमें क्या करना है, दो एटम के बीच को बॉन्ड को तोड़ना है, दो एटम के बीच के 1 मोल बॉन्ड को तोड़ना है। जैसे हमें क्या करना है, H2 का एग्जांपल लेते हैं, तो हम क्या ले लेंगे, 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लेंगे। 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में क्योंकि क्या कितने बॉन्ड होंगे, 1 मोल बॉन्ड होंगे, तो क्या होगा, मैं 1 मोल H का 2 मोल के मिल जाएंगे, H एटम्स के मिल जाएंगे हमें। तो इसके बीच के जो एनर्जी होगी, यानी इसकी जो बॉन्ड एनर्थैल्पी होती है कितनी होती है, 435 किलो जूल पर मोल। यानी 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 435 किलो जूल। ऐसे ही O2 के केस में देखते हैं, O2 के केस में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है O2 के केस में। O2 की क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो कितनी होती है, 498 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट N2 का केस लेते हैं, N2 के केस में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसकी क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पी थोड़ी और भी ज़्यादा होगी, तो कितनी होती है, 946 किलो जूल पर मोल। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड एंड ऑर्डर के, और बॉन्ड एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड लेंथ के। यानी जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ेगी, और जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगी, बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाएगी। और बॉन्ड एंथैल्पी मेनली किसको रिप्रेजेंट करती है, बॉन्ड एंथैल्पी किसको रिप्रेजेंट करती है, मेनली बॉन्ड स्ट्रेंथ को। इसको हम कई बार बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बॉन्ड की एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी।
यहाँ पर हम एक और बात याद रख सकते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी, जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम्स इन अ गैसेस स्टेट। यानी 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी। ऐसे ही अगर 1 मोल बॉन्ड बन रहा है, एक मोल बॉन्ड अगर तोड़ेंगे हम तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और बॉन्ड अगर बनता है तो उतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो हम इसको अनदर डेफिनेशन भी कह सकते हैं, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम इन अ गैसेस स्टेट इज फॉर्म्ड। यानी गैसेस स्टेट में जब 1 मोल बॉन्ड बनेगा तो हमें क्या होगा, उतनी एनर्जी रिलीज होगी, और अगर हमें 1 मोल बॉन्ड तोड़ना है तो उतनी एनर्जी क्या होगी, हमें देनी पड़ेगी, तो वो क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। तो हम यहाँ से सिंपल सी एक बात कह सकते हैं कि बॉन्ड तोड़ने में जितनी ज़्यादा एनर्जी, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतने ज़्यादा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और एक बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतने ज़्यादा उसके फॉर्मेशन में या उसके बनने में एनर्जी रिलीज होगी। यानी बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसके बनने में उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और उसको तोड़ने में भी फिर उतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। In the next video, we will study about the bond order and resonance.